हेलो हेलो हेलो, आई होप बहुत शानदार हो गए सारे। और बहुत खुशी मिली आपके कंसर्न के लिए, जो कंसर्न आपका मेरी बालों के लिए दिख रहा है। और अच्छी बात यह कि चलो आपने थोड़ा ध्यान रखा कि यहाँ कुछ चेंजेस आ गए हैं। यही ध्यान आपको आपके एग्जामिनेशन में रखना है जो अपन पढ़ रहे हैं IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के रिगार्डिंग एंड एक्सपेक्टेड सीरीज जो मेरा आ रहा है, CSET वाला आ रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है। आज 8 डिफरेंट लेक्चर्स ले चुका हूँ ऑफलाइन। स्टिल आई एम देयर फॉर यू, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर यू। कोई एक बच्चा भी मेरे इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा उठा सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बेटा यहाँ पे सी इट्स अ प्राइमरी, सेकेंडरी मोटिव तो अर्निंग है। ऑफ कोर्स वीडियो की रीच बनेगी तो अर्निंग होगी। प्राइमरी मोटिव ये है कि मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, मैं बेसिकली उस पैटर्न पर ट्राई कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का। नॉर्मली ऑनलाइन में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक बता दिया गया, वैसे क्वेश्चन पढ़ा दिए गए जो थोड़े ईजी से होते हैं, डायरेक्टली अपन सॉल्व कर लेते हैं। बट आई एम नॉट डूइंग थिंग्स लाइक दैट। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताऊँ और तब इसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। कल मैंने आपको ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 बड़े ही बेसिक फॉर्मेट में एवरी डिटेल्स के साथ बताया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज हम पढ़ेंगे पहले पैसेज बेस्ड एंड देन कोडेड। क्या पैसेज बेस्ड कल वाले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट होगा? तो आंसर है नहीं। इनफैक्ट इसमें आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होती है और इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। और मैंने जैसा कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आप सारे रिश्ते बनाने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, कई बार उन रिश्तों को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो रिश्तों को चलाना भी ज़रूरी है। और अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग हैं तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे हैं। इस चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। और ये बात कहते हुए गला मेरा सूख सा गया है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक बहुत ही शानदार शेर है कि उसकी नज़रों ने डाली थी नज़र मुझ पे प्यार का, कि उसकी नज़रों ने डाली थी नज़र मुझ पे प्यार का, लगता है वही लग गई मुझे और हालत हो गई है बुखार का। ये मैंने कहीं देखा था, कुछ होता है ऐसा। खैर चलिए आते हैं अपन स्टडी पे। मुझे पता है कि आप लोगों को नज़रें नहीं लगती है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बड़े ही होनहार लोग हैं। देखिए क्या लिखा है, देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा सोल्यूशन करने में। कितने जनरेशन है? 3 जनरेशन है। एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। इसका मतलब आउट ऑफ 8 4 मेल्स है एंड 4 फीमेल्स है। D डज नॉट बिलोंग टू द यंगेस्ट जनरेशन। पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है, किसी आउट ऑफ 3 जनरेशन मेक श्योर कि इस वाले जनरेशन में D की पोजीशन पुट नहीं करेंगे। डन? यस। क्या लिखा है? F इज फादर इन लॉ ऑफ J इज डॉटर। बहुत सिंपल लाइन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि F फादर इन लॉ है किसका? J की डॉटर का। तो एक काम करो, मैंने यहाँ पर पुट किया किसको? J को, और J की बना दी क्या? डॉटर। ठीक है। अच्छा, इसकी किसी से शादी हो गई और इसका जो फादर है वो कौन है? F। चेक कर लीजिए क्या जस्टिफाई कर रहा है उस लाइन को। कह रहा है कि F ससुर है, फादर इन लॉ ससुर है, ससुर है तो बोलते हैं हाँ F ससुर है। ससुर हो गया? यस हो गया। किसका? J की बेटी का। तो F के बेटे से शादी हुई है किसकी? J की बेटी का। समझ आई बात? इतना सिंपल है। लैंग्वेज पे थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ब्लड रिलेशन इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। अब तो पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा कमेंट कर रहे थे सर ब्लड रिलेशन थोड़ा मुश्किल लगता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चलो, J इज़ मैरिड टू द डॉटर ऑफ N। अच्छा, J इटसेल्फ इज़ मैरिड टू। पता इस लाइन में बहुत दिमाग लगाया है, समझो ध्यान से। क्या लिखा है? J इज़ मैरिड टू
डॉटर ऑफ एन, एन के बेटी से जे की शादी हुई है, इसका मतलब जे खुद क्या हो जाएगा, मेल। और इसकी एक लड़की से शादी हुई है जो बेटी है किसकी, जे इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ एन, एन की डॉटर, एन के डॉटर से जे की शादी हुई। देख लो क्या शानदार तरीके, क्वेश्चन बनाने वाले बहुत शानदार काम करते हैं। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि इनिशियल डेज जब मेरा था 2014 से 2016, मैं भी क्वेश्चन बनाने वाले पैटर्न पे ही काम करता था। मेरी शुरुआत कंटेंट राइटर से ही हुई थी और मेरा एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा उस क्वेश्चन बनाने के तरीके से कि मतलब यूँ समझ लो कि आज अगर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और बच्चे थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं तो उसका बेसिक फंडा उसको जाता है। लेकिन क्या होता था, हमें उस टाइम पे मेरे को मिलता था 36 रुपीज़ पर क्वेश्चन का, ऐसा फ्रेमिंग का, बहुत काट ले रहे थे मेरे पैसे। और मैं अगर दिन में बहुत मशक्क़त करके 30-35 क्वेश्चन बना रहा हूँ तो उम्मीद लगा रहा था कि भाई 1000 रुपीज़ के आसपास रोज़ कमा लूँगा। और उनमें से पास होते थे कितने, 8 to 10 क्वेश्चन। आप कितना भी गूगल यूज़ ना करो, ये यूज़ ना करो, वो ना, तब भी वो कहते नहीं, ये इसमें कहीं ना कहीं पता नहीं क्या प्लेजराइजेशन आ गया है, कहीं ना कहीं से कॉपी लग रहा है। अरे फर्जी, कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, मैं खुद से लिख रहा था स्टिल। बट सी आई हैव रिटन अराउंड 10,000 क्वेश्चंस। और वो जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है ना, उसने मेरे को अपने रीजनिंग के सिलेबस में अपग्रेड करने में बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैंने सोचना स्टार्ट किया। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो ना, अच्छा इसीलिए मैं जिस इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ अभी, मैंने वहाँ पर एक कंपटीशन कराया था, क्वेश्चन मेकिंग कंपटीशन, और बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए, बड़े शानदार बनाए। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी कोशिश करिए क्वेश्चन फ्रेम करने का। खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती है और ये आपको हेल्प करता है नियर फ्यूचर में। आइए देखते हैं। तो ये हो गया। अब क्या लिखा है, M इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ B। अच्छा, मैटरनल ग्रैंडफादर का क्या मतलब होता है? मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब B के मम्मी का पापा, B के मम्मी का पापा, ये तो मैटरनल ग्रैंडफादर को हिंदी में बोले नाना जी। मतलब M जो है वो नाना जी है किसका, B का, तो हमने M को नाना जी बना दिया, किसका, B का। हो इज सन इन लॉ ऑफ सी। अब ये जो B है भाई, ये सन इन लॉ है किसका, C का। मतलब इसकी जो शादी है B की, वो C के बेटी से हुई है। सन इन लॉ का मतलब दामाद, किसका दामाद, C का, तो बना दिया। अच्छा, अब इन दोनों को मर्ज करना है और मर्ज करके ऐसी कंडीशन बना देनी है कि नंबर ऑफ पर्सन 8 हो जाए, जनरेशन 3 हो ही चुका है, 4 मेल हो जाए, 4 फीमेल हो जाए। क्या लिखा है, सही लॉ ऑफ ए इज़ द डॉटर ऑफ सी। अच्छा, ए के बारे में बताया गया कि ये डॉटर ऑफ सी, तो फिलहाल ए को पुट कर दे, हाँ कर देते हैं। अब करना क्या है, अब करना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ये 11%, इस 11% को इधर पुट करना है। एंड वाइल पुटिंग दिस वी हैव टू कीप इन माइंड द नंबर ऑफ पर्सन 8 हो, 4 मेल हो, 4 फीमेल हो, 3 जनरेशन हो, एंड मेक श्योर कि D थर्ड जनरेशन में ना हो, D ऊपर की जनरेशन में आना चाहिए। अब देखो, ये B और A मैरिड है, इसको कहाँ पुट कर, चल लेट मी सी, क्या हम A जो B है, B मेल है, क्या B को यहाँ पुट कर सकते हैं? फिलहाल तो लग रहा है यस, मेल पर्सन है, कट कर दिया। अच्छा, क्या A को यहाँ पुट कर सकते हैं? हाँ पुट कर सकते हैं। अच्छा, A डॉटर है किसकी, C की। अच्छा, A का फादर J हो गया, तो क्या उसकी शादी C से करा सकते हैं? हाँ हो गया। तो बड़ा सिंपल वे में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी जब सॉल्व करते हो तो ये पैटर्न दिमाग में रखा करिए, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। B की मदर है। अच्छा, B की मदर का मतलब है हमें F की शादी करानी पड़ेगी। B की मदर है और उसका फादर M है, इसका मतलब यहाँ पर किसको पुट करना पड़ेगा, M को। नाउ लेट्स चेक 1 2 3 4 5 6 7 8% हो गए। अच्छा, D बच रहा है, क्या D को इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ कर देते हैं। क्या सारे कन्फिग्रेशन क्लियर हो गई? यस। अच्छा, हाउ मेनी मेल पर्सन आर देयर, 1 2 3। हाउ मेनी फीमेल, 1 2 3। इसका मतलब इस N और M में अगर M के बारे में क्लियर है, मेल है, तो N क्या हो जाएगी, फीमेल है। क्या ये डायरेक्ट बन गया? यस। बेटा पता है, मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो कनेक्टिविटी जनरेट करने की होती है, ये डायरेक्टली आपको हिट करता है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे होती है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किया। सो एवरी टाइम, मैं ऑफलाइन में भी बात करता हूँ या ऑनलाइन में भी आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो जो थोड़ा मुश्किल लगता है,
मतलब रौंद दो उस टॉपिक को, लग जाओ उसमें, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दो एक दिन में सेम चैप्टर का, है ना। और एकदम मतलब ऐसे घिस दो उसको कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट जनरेट हो सकते हैं, जितना नया पैटर्न निकल सकता है, जो फंडा आ सकता है, वो सब आप सॉल्व कर चुके हो। क्या पूछ लेगा, उसी में से कुछ पूछेगा ना, जो पूछेगा वो क्लियर कर देना, एकदम सिंपल, सिंप्लीफाई वे में। सो ब्रेन को शार्प करने का एकमात्र तरीका है हार्डवर्क, और हार्डवर्क कैसा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, पूछा ये बी कैसे रिलेटेड है सी से। अच्छा, सी की बेटी है और उसका ये हस्बैंड है, तो बी क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चले, आई होप एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको इस क्वेश्चन को समझ के मिला होगा, पैटर्न आपने समझा होगा। आई ऑलवेज से कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ आप वही फॉलो करो, लेकिन आप जिस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और मेरा जो पैटर्न है उसमें अगर मेरे वाले पैटर्न से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता हो, थोड़ा सा भी इजी लगता हो, कम्युनिकेटिव लगता हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज करिए। नहीं, अगर आप वाला आसान लग रहा है, हल्का लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, फॉलो करते रहिए, नो इशू। अल्टीमेट हमारा एम क्या है, मेरा भी और आपका भी, कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दौरान अच्छे से सॉल्व हो जाए, टाइम से सॉल्व हो जाए, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाए। यही मैं भी चाहता हूँ, यही आप भी चाहते हो, और हम दोनों मिलकर काम भी उसी के लिए कर रहे हैं, करेक्ट है। चलिए, अब क्या लिखा है, 8 पर्सन्स आर देयर इन 3 जनरेशंस। हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर, 3 जनरेशंस। 2 मैरिड कपल, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दी, 2 मैरिड कपल्स है, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, 3 जनरेशन 2 मैरिड कपल। P इज सन इन लॉ ऑफ H। अच्छा, सन इन लॉ का क्या मतलब होता है, दामाद होता है। H का सन इन लॉ का मतलब H की डॉटर बना दीजिए और उसकी शादी किससे करा दीजिए, P से। P इज सन इन लॉ ऑफ H। हु, ये हु किसको बता रहा है, H को। सी मेक श्योर जब कभी WH वर्ड किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर्सन के बाद यूज़ किया, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अगर एंड बट यूज़ किया जाता तो किसको रिप्रेजेंट करता, P को। क्या लिखा है, हु हैज़ 3 चिल्ड्रन। अच्छा, एच के पास 3 चिल्ड्रन है, तो एक तो हमने ये पुट कर दिया, इसके पास ये 2 और 3 बच्चे हैं। चलो, 1 2 3 4 5, मतलब हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्यार था, इनके 3 बच्चे हैं। ऐसे एम इज़ द नेफ्यू ऑफ एल, एम नेफ्यू एल का। अच्छा, नेफ्यू का क्या मतलब होता है, नेफ्यू को अगर हिंदी में समझे तो आप उसको बोल सकते हो भतीजा, नेफ्यू को अगर हिंदी में समझे आप उसको बोल सकते हो भांजा। इसका मतलब जो एम है वो या तो किसके, एम इज़ द नेफ्यू ऑफ एल, या तो इस एल की सिस्टर का बेटा है या एल के ब्रदर का बेटा है, लेकिन किसका हमें नहीं पता, बस इतना पता है नेफ्यू है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है, W इज़ द फादर ऑफ के हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। समझो, कह रहा है कि ये जो W है ना बेटा, ये फादर है किसका, के का। ओके, एंड के इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। के सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब लेडी तो है ही, और सिस्टर इन लॉ किसकी, यू की। अच्छा, सिस्टर इन लॉ कैसे कैसे बन सकती है, सिस्टर इन लॉ बन सकती है यू की साली हो जाए, सिस्टर इन लॉ बन सकती है यू की ननद हो जाए, सिस्टर इन लॉ बन सकती है यू की भाभी हो जाए, कई सारे ऑप्शन है, अनटिल अनलेस यू का डेफिनेट ना पता चले। इतना जरूर पता चल गया कि दोनों सेम जनरेशन में, फैमिली अलग अलग है, इन लॉज फैमिली से। लेट्स सी हाउ टू कनेक्ट। चलो, आगे क्या लिखा है, यू इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एच, बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। यू एकमात्र डॉटर है किसकी, एच की। कनेक्टिविटी मिल गया। अच्छा, यू अगर एकमात्र डॉटर है एच की और जो के है वो सिस्टर इन लॉ है यू की, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो के है वो इस पी की सिस्टर हो जाए और W की पोजीशन यहाँ पुट कर दे। क्या ये पॉसिबल है, एक बार ध्यान से देखो, क्या ये कनेक्ट हो गया कि के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। क्या लिखा है, कहाँ है इन्फॉर्मेशन, के हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, के सिस्टर इन लॉ यू की होगी क्या, यू के हस्बैंड की सिस्टर। क्लियर, यस। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। एच के बारे में, हु इज़ द फादर ऑफ एन। अच्छा, एच एन का भी फादर है, तो एक तो यू का पता चला और एक एन का, और मेक श्योर कि यू ओनली डॉटर है तो एन क्या होने वाला है, मेल होने वाला है। ये खुद ही सारी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, धीरे 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 हमने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, एल इज़ अनमैरिड। अब समझो, इसमें एल की पोजीशन जहाँ भी रखोगे, यहाँ पर है, इसको अनमैरिड बनाना है।
एन एंड के डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। अच्छा कह रहा देखो ये एन और के के पास कोई बच्चे नहीं, मतलब बच्चे किसके पास है, ये पी और यू के पास। तो कैसे पुट किया जा सकता है, क्या इस एल और ये जो पर्सन है इसको अगर मैं एल को यहाँ पुट कर दूँ और एम को इसके नीचे पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा? हाँ लग तो रहा है। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन क्या इस कंडीशन में के सिस्टर इन लॉ हुई एल की? नहीं। लास्ट में एक फंडा अटक गया। वो क्या? वो ये इन्होंने बोल दिया है के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। हमने फिलहाल एज्यूम कर लिया था के को सिस्टर इन लॉ बना दिया था यू का, लेकिन कैसा? यू के हस्बैंड की सिस्टर बना के। क्या दूसरा ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ बनाने का? हाँ एक ऑप्शन है। क्या? एन की अगर शादी करा दें। चेक करो, अगर इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को यहाँ से एलिमिनेट करके एन की शादी किससे करा दें? के से, और के का फादर किसको पुट कर दें? के का फादर ये डब्लू है, डब्लू को यहाँ पुट कर दें। क्या ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर है? क्लियर है। अब आपसे इसकी पोजीशन पुट करनी। अब आप बोलोगे कि ये मैंने चेंज क्यों किया? ये बेटा मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि एल और एम को जब मैं यहाँ पुट कर रहा था तो मुझे क्लियर था कि एल अनमैरिड है, और अगर यहाँ पे पुट करता तो हमें 2 मैरिड कपल नहीं मिल रहे थे। तो 2 मैरिड कपल बनाने के लिए एक मैरिड कपल और दूसरा मैरिड कपल ये पुट किया हमने। क्लियर मेंशन है कि एन के पास भी और के पास भी, एन एंड के डोंट हैव चिल्ड्रन, मतलब ये जो मैरिड कपल है इसके पास चिल्ड्रन नहीं है। तो चिल्ड्रन जो एम है वो किसको बनाना पड़ेगा? यहाँ पुट करना पड़ेगा। हमने एम की पोजीशन पुट कर दी, इट्स सेटल डाउन। अब क्या लिखा है? एल का वो नेफ्यू है, तो एल किसका भाई बंधु है? या तो यू है और एन का। तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपन एल की पोजीशन ऊपर जनरेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, एल को यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एल की पोजीशन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट्स डन। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या सीख मिली? पहला, ये मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली क्लास के टाइम ही। इसमें मुझे एक कन्फिग्रेशन ये मिला कि जब मैंने इस लाइन को पुट करने की कोशिश की थी, इस लाइन में ये गिवन था कि के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। मुझे जैसे ही यहाँ पर यू की पोजीशन मिली ना, मैंने एक अजम्पशन बना लिया कि के सिस्टर इन लॉ है तो यू के हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, बिल्कुल ननद। लेकिन ये भी तो पॉसिबल था कि यू के भाई से उसकी शादी हुई हो और के भाभी हो जाए, तब भी तो सिस्टर इन लॉ है। तो मैंने 2 अजम्पशन, पहले मैंने ये अजम्पशन बनाया जो करेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने तुरंत क्या कर दिया? दूसरा अजम्पशन बना दिया और उस बेसिस पे क्या हो गया? ये करेक्ट। डन। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पैसेज बेस्ड ब्लड रिलेशन। आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन क्लर्क के एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो एंड सॉल्व इट प्रॉपरली। अब हमारे पास ब्लड रिलेशन का एक पार्ट और बचता है, और वो पार्ट है कोडेड का। मैं नेक्स्ट क्लास में, इट मीन्स कल, आपको कोडेड का वो पार्ट बताने वाला हूँ। कोडेड में बेसिकली क्या होने वाला है? कोडेड में होने वाला है 2 पैटर्न। एक तो रिलेशंस गिवन होते हैं और कोड चेकआउट करना पड़ता है, और एक में कोड गिवन होता है, रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। सो देयर आर 2 डिफरेंट पैटर्न्स। देखो, अगर बात करें कोडेड की, तो कोडेड में बेसिकली होता क्या है ये हमारा एक बार समझना जरूरी है। अच्छा, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पैसेज में डायरेक्टली गिवन होता है, कोडेड में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अगर मैंने लिख दिया ऐसा, A#B इक्वल टू A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। अच्छा, इसमें किस पर्टिकुलर पर्सन का जेंडर क्लियर हो रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये बोला गया है कि ये जो A है ना, ये भाई है किसका? B का। तो जेंडर सिर्फ और सिर्फ किसका क्लियर है? B का। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ A*B इक्वल टू B इज सिस्टर ऑफ B, सॉरी A, इसका मतलब हमसे ये कह रहा है कि ये जो B है ये सिस्टर है किसकी? A की। इसमें किसका जेंडर क्लियर हो गया? B का। तो बेसिकली ये 2 एग्जांपल्स हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेगमेंट गिवन है ना, इसमें ये जो साइन गिवन है ना, वो साइन से आगे जो डिटेल्स गिवन है वो किसके रिलेशन को बता रहा है। अच्छा, नॉर्मली केसेस में
आपको सिर्फ एक का ही इन्फॉर्मेशन पता चलता है जिसके बारे में डिटेल्स दी गई है, जैसे यहाँ ए और यहाँ पर किसका, बी का। एक्सेप्ट अगर एक को हस्बैंड बता दिया जाता हो तो दूसरे का जेंडर अपने आप ही क्लियर हो जाता है। वाइस वर्सा होगा, अगर एक को वाइफ बता दिया जाता हो तो दूसरे का जेंडर अपने आप। जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे क्या लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता ए स्टार बी और मीन्स दे देता ए इज, क्या बता देता, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो इसमें अगर मैं ए को वाइफ बनाऊंगा तो 100% बी अपने आप ही क्या बन जाएगा, हस्बैंड बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन में एंटर करने से पहले दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना है कि जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है उसमें किसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, साइन से पहले वाले की या साइन से बाद वाले की। अगर साइन से पहले वाले की दी जा रही है तो उसका क्लियर होगा जेंडर, बाद वाले का नहीं होगा। और साइन से बाद वाले की दी जा रही है तो साइन से पहले वाले का क्लियर नहीं होगा अनटिल अनलेस हस्बैंड एंड वाइफ की इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। और ये मैं पहले आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन में जब आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करोगे तो बहुत सारे जगह पर आपके बड़े सारे ऑप्शन इसी बेस पर एलिमिनेट हो जाएंगे कि इस पर्टिकुलर, जैसे ऐसा दे दिया जाता है कि ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो आपको पता होना चाहिए कि ए मैटरनल अंकल है, अच्छा मामा का भाई है। अच्छा मैटरनल अंकल का मतलब ए का मेल होना जरूरी है, यस। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि ए के बाद कौन सा साइन रखें कि वो मेल हो जाए। और अगर ये दोनों सेगमेंट होता है तो ऑफकोर्स अपन कौन सा पुट करते हैं, हैशटैग। समझ आई बात? और इसका यूज हम करने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। चलो दिखाता हूँ आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे दो एक, और फिर एक दो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप यूज टू हो जाए दोनों ही कंडीशन से, ठीक है। तो चलो अब हम पहुंच चुके हैं किस पे, कोडेड वाले पार्ट पे। पैसेज आई होप आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पैसेज और कोडेड है उसमें बहुत खास डिफरेंस नहीं है। जो डेटा वहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, बी इज़ द सन इन ऑफ डी, सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड सो ऑन, सेम डेटा यहाँ पर भी गिवन है, लेकिन उसके जो रिप्रेजेंटेशन का वे है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये, और कुछ खास नहीं पैसेज में। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ पैटर्न बताऊंगा। अच्छा मैंने आपको कल भी ये बताया था कि बेटा ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने रिलेशन दे रखा है, उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है और उस रिलेशन के बेस पर आपको इन कोड में से किसी एक को चेक करना है। और कई बार यहाँ पर कोड ऑलरेडी एक गिवन होगा और नीचे रिलेशन गिवन होंगे और तब आपको फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा यूजुअली ऐसा लगता है कि इस वाले पैटर्न में चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है, बट चूँकि इस कोडेड पैटर्न को इजी बनाने की कोशिश अपन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उस पैटर्न में सॉल्व करें, फिर टाइम भी कम लगे और सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाए। अच्छा क्या लिखा, पी इज़ मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। इसका बेसिक मतलब ये है कि क्यू के मम्मी का भाई है कौन, पी। मैटरनल अंकल का ये मतलब होता है ना क्या, मामा। कंफर्म? चलो अब ये बताओ, अगर P मैटरनल अंकल है मतलब P का मामा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस P का ये जो मेल है वो होना जरूरी है। कंफर्म इतना? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस P के बाद कौन सा साइन पुट करें कि वो मेल हो जाए। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है A प्लस बी मीन्स A इज मदर ऑफ B। एक बात बताओ, अगर P के बाद प्लस साइन पुट कर दे तो वो तो फीमेल बन जाएगी, मदर हो जाएगी, मतलब P के बाद अपने को प्लस साइन नहीं चाहिए। ओके अब क्या लिखा है, A माइनस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। इसका मतलब अगर P के बाद माइनस पुट करें तो वो ब्रदर हो रहा है और हमें ब्रदर की ही तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मम्मी का भाई। इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में P के बाद माइनस साइन गिवन है, और P के बाद माइनस साइन बेटा मुझे थर्ड वाले कन्फिग्रेशन में दिख रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें P के बाद कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। और ये रूल तब तक लगता रहेगा जब तक कि स्पाउस या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना गिवन हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अगर ऐसा कि हस्बैंड का गिवन है तो वाइफ का क्लियर है, वाइफ का गिवन है तो हस्बैंड क्लियर है, ऐसी वाली कंडीशन होती है। बाकी सारे रिश्तों में दोनों का रिलेशन पता नहीं चलता है। P के बाद साइन होता तो P का पता चलता है, P के बाद नहीं है तो P का जेंडर नहीं पता चल रहा एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इन दिस पैसेज। अच्छा इसमें P के बाद प्लस है, वो तो लेडी बन जा रही है, इसमें P के बाद साइन ही नहीं है ये। अब आप ये बोलोगे क्वेश्चन थोड़ा इजी था। ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इजी ही लिया है कोडेड का, ताकि मैं आपके दिमाग में वो डायग्राम वो पैटर्न फिट करा पाऊँ जो मैं लगाना चाहता हूँ। क्वेश्चन आगे आपको अच्छे भी मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है और उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, ध्यान से देखिएगा एक बार क्या लिखा है इसमें। फिर से वही है क्या? यस। इसमें हमसे क्या पूछा है ये देखिए, इसमें हमसे बोला गया है C इज द सन ऑफ M। C क्या है? सन है M का। अच्छा, C को M का सन बनाने के लिए M के जस्ट नीचे हमें ये वाली पोजीशन पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चल गया कि C सन है M का, इसका मतलब या तो M मदर होगी, और अगर M मदर नहीं है तो M फादर है, दोनों में से कोई एक तो है ही। इसका मतलब हमें C और M के बीच में कनेक्टिविटी ढूंढने के लिए या तो M का मदर और फादर क्लियर हो जाए C से कनेक्टिविटी, तब भी क्लियर है, या C का डायरेक्टली सन। लेट्स चेक इट आउट। C को सन बनाना है तो C को बेटा बनाना पड़ेगा। A प्लस B मीन्स ब्रदर ऑफ B है, तो अगर C के बाद प्लस पुट करें तो C मेल हो रहा है, लग रहे हैं चांसेस। अच्छा चेक कर लो किसमें किसमें C के बाद प्लस है, इसमें है, इसमें है, इसमें। चलो एक तो एलिमिनेट हो गया, थर्ड तो आंसर नहीं है। दूसरा A माइनस बी मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। A इंटू बी मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B, वो फादर हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब हमें C के बाद प्लस ही ढूंढना था, और प्लस हमें फिलहाल तीनों में दिख रहा है। अब ये ढूंढो, जी साहिल सर। सर मैं यही पेटल्स में अच्छा हाँ अच्छा कोई ठीक है ना, ठीक है ना, आराम से आइए जी, ठीक है ठीक। हाँ मैं भी आ जाता हूँ 10 मिनट में। ठीक है। हाँ, ये फ़ोन डिस्टर्बिंग एलिमेंट इज़ द बिगेस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट। चलो, तो हमसे क्या पूछा गया है? C इज़ द सन ऑफ M, C को सन बनाना है M का, एक हमने एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, अब C को सन बनाना है, इस कन्फिग्रेशन को एक बार चेक कर लो। मैं हालांकि अगर अपने डिटेल वे में फाइंड करूँ तो मैं डायरेक्टली बता दूँ कि ये आंसर गलत है, नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको डिटेल्स में चेक कराने का। अच्छा, माइनस का क्या मतलब बेटा? माइनस का मतलब है M एज, ये जो M है वो सिस्टर है किसकी? N की। अच्छा, जैसे ही M सिस्टर हो गई, इसका मतलब C का कनेक्टिविटी अगर सन और डॉटर का बनेगा भी तो N के साथ बनेगा, M के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टली अपन चाहे तो एलिमिनेट कर सकते, लेकिन कर लो। तो इसमें क्या लिखा है? N इंटू C। इंटू का मतलब क्या? फादर है, ये N फादर है C का। अब C बेटा भी है तो किसका? N का। M का तो नहीं हो पा रहा ना, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास 4 और सेकेंड। अच्छा, सेकेंड चेक कर लो, सेकंड में क्या है? सेकंड में मेरे को लगता है कि जनरेशन आगे ही चला जाएगा। माइनस का मतलब क्या है? F माइनस मतलब सिस्टर। अच्छा चलो, ये F सिस्टर है किसकी? C की। अच्छा, C प्लस N, C प्लस का मतलब हो जाएगा, प्लस किधर गिवन है? ब्रदर है, C ब्रदर है किसका? N का। और N इंटू का मतलब क्या है? N फादर है, इसका मतलब ये भी नीचे चला गया, तो करेक्ट आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, इस पैटर्न को सॉल्व करने के बाद मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि क्या ये क्वेश्चन जो कोडेड पार्ट है प्री में पूछा गया है? तो आंसर है नहीं। कहाँ पूछा जाता है? ज़्यादातर मेंस के सेगमेंट में, लेकिन NIACL और LIC वाला जो AAO और AO का पेपर होता है उसमें कई बार ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको पढ़ें। अब बात ये रही कि मैंने जो अलग अलग सॉल्व करके बताया है, क्या इस पैटर्न को सॉल्व करने से हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है उसमें हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो बेटा आंसर है बिग नो। इसका मतलब हमें बैंकिंग या बैंकिंग के पैटर्न पे होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको थोड़े से शॉर्ट ट्रिक और थोड़े से नए पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस है आज तो। राइट, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है और है क्या? यस, ये है क्वेश्चन का मेन पैटर्न जो हमसे पूछा जा सकता है, जिसको मैं आपको लेके आना चाह रहा था। क्या लिखा है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। इतने डिटेल्स को पढ़ना है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए। एट द रेट मीन्स गिवन इट टी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स। पहला ही क्वेश्चन में दे दिया धप्पा। दूसरा क्या लिखा है? परसेंटेज मीन्स टी चाइल्ड ऑफ एक्स। बेटा या बेटी नहीं बताया, चाइल्ड बता रहा है।
स्टार मीन्स क्या है, टी इज पेरेंट ऑफ एक्स। ये मैंने IBPS PO मेंस के एग्जामिनेशन में से ये क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आपको जो टफेस्ट पार्ट होता है उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता पाऊँ। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ आर हस्बैंड इज रिलेटेड टू एच। वो बेस्ड किस पर है, इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन पे है, लेकिन उससे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अच्छा, हैशटैग का मतलब क्या गिवन है, ये टी इज सिबलिंग ऑफ एक्स। तो हमसे ये बताया गया कि देखो बी और आर सिबलिंग है और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आर इज हस्बैंड, आर्स हस्बैंड, इसका मतलब आर फीमेल है। एक डिटेल वहाँ से एक यहाँ से कर लिया। अच्छा, आर एक्सक्लेमेटरी पी, एक्सक्लेमेटरी अगर साइन देखे तो ये रहा डॉटर है, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। ओके, टी जो पहले है वो डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ये जो आर है ये डॉटर इन लॉ है पी की, आर डॉटर इन लॉ है पी की, इसका मतलब आर की जिससे शादी हुई है वो पी का बेटा है, आर डॉटर इन लॉ है पी की। ऑलराइट, हमसे क्या पूछा है, एच तक चलना पड़ेगा। पी स्टार एस, स्टार का मतलब देख लीजिए, टी इज पेरेंट ऑफ एक्स, पी इज पेरेंट ऑफ एस। ये जो पी है वो एस का पेरेंट है। क्या एस की पोजीशन इसमें पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं फिलहाल तो। अच्छा, क्या लिखा, एस एंड एच, एंड ये रहा टी इज मैरिड टू एक्स, एस जो है वो मैरिड है एच से। अच्छा, अब अगर एस को इसमें पुट करते हैं तो एस की शादी एच से तो नहीं करा पाएंगे, अपन एस की शादी आर से करा रहे तो गलत हो जाएगा। मतलब एस को यहाँ से हटा देते हैं, एस को यहाँ पुट करते हैं और इसकी शादी किससे पुट करा दी है, एच से। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, देन हाउ आर्स हस्बैंड इज रिलेटेड टू, ये जो आर का हस्बैंड है वो एच से कैसे रिलेटेड है। अब खुद ही देख लो, अगर ये आर का हस्बैंड है, उसकी एस सिस्टर है तो उसका हस्बैंड, तब भी आर उसको ब्रदर इन लॉ ही लगेगा। अगर ये आर का भाई है और उसकी वाइफ है तब भी आर उसको ब्रदर इन लॉ लगेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ब्रदर इन लॉ। अब देखो इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में हालांकि मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, एक मैंने थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लिया है, 2 आपका बेसिक क्वेश्चन लिया है। आप उसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब कभी इस सेगमेंट को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर t@x पढ़ा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है टी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स, इसका मतलब इस साइन के पहले वाले पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाद वाले पर्सन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो साइन के बाद पर्सन है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, उसका जेंडर क्लियर हो जाए। बच्चे कई बार इस कन्फ्यूजन में फंस के और गलतियाँ करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जब इसका सॉल्यूशन करने जाओ तो पहले एक बार श्योरिटी ले लो कि जो जेंडर की बात की गई है, जो रिलेशन की बात की गई है, वो साइन के बाद वाले पर्सन की बात कर रहा है या साइन के पहले वाले पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, द रेस्ट इज कि अगर आप पैसेज वाला जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये अगर आप बच्चे इसमें अच्छे हो तो आपका जो कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट है वो बहुत सिंपल होता है। ऑल्दो आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है, लेकिन अभी हम प्री की बात कर रहे हैं और अगर प्री सेगमेंट में ये हमसे पूछा जाएगा तो ये बहुत मुश्किल नहीं आएगा, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।